नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परिहार एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने चाणक्य क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मिशन एलडीसी 2024 में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन पर आधारित एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की अपार सफलता को देखते हुए अब आगामी जो अपना है वो है मिशन एलडीसी 50 में से 50। तो इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में और आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम करेंगे इनका कंप्लीट सॉल्यूशन हर प्रकार से, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मिशन एम एमसीक्यू सीरीज और अब की बार एलडीसी पार। तो स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है अपना स्क्रीन के ऊपर कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस कहा जाता है। तो इस रोग का कारण है, यानी अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। किस रोग से होती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग। तो हमसे पूछा है कि इस रोग का कारण क्या है, ये रोग कब होगा, ये रोग किस कारण से होता है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, जिसमें पिता का रक्त RH पॉजिटिव, माता का रक्त RH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लो पिता है, अब पिता का रक्त क्या है अभी? तो पिता का रक्त है RH पॉजिटिव। तो पिता का रक्त है यहाँ पे RH पॉजिटिव। जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता का रक्त हो RH नेगेटिव, तो उनके जो संतान होगी उस संतान का ब्लड क्या होगा? संतान का ब्लड होगा RH पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रक्त समूह है प्रभावी होता है और नेगेटिव रक्त समूह है अप्रभावी होता है। तो माता या पिता में से कोई भी एक पॉजिटिव है तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो माता का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। अब बच्चा मां से जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। बच्चा मां से पोषण प्राप्त करता है प्लेसेंटा के द्वारा, ऑक्सीजन प्राप्त करता है प्लेसेंटा के द्वारा, रक्त प्राप्त करता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो होता क्या है कि जो प्रथम संतान है उसका जब जन्म होता है उस दौरान मां और बच्चे का ब्लड है वो आपस में संपर्क में आते हैं। और जब मां और बच्चे का ब्लड आपस में संपर्क में आते हैं तो मां के रक्त में इस RH एंटीजन के खिलाफ किसका निर्माण हो जाता है? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, जब वो महिला गर्भ धारण करती है तो माता के रक्त से ये एंटीबॉडी बच्चे के रक्त में पहुंच जाती है और बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। किस रोग के कारण होती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग के कारण। तो इस रोग का कारण क्या होगा? पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी होती है? यानी शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? रक्त वाहिका क्या करती है? हृदय से रक्त को अंगों में लेके जाती है और अंगों से रक्त को हृदय में लेके आती है। तो बात करते हैं रक्त वाहिका की। तो रक्त वाहिकाएं तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है दोस्तों? सबसे पहले आती है धमनी। सबसे पहले कौन सी आएगी? धमनी, या इसे कहते हैं आर्टरी। और नंबर 2 पे कौन सी आती है? नंबर 2 पे आती है शिरा, या क्या कहते हैं इसे? वेन। और नंबर 3 पर क्या आती है? कैसिका, या क्या कहते हैं इसे? कैपिलरी। तो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और कैसिका। धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है और कैसिका में शुद्ध व अशुद्ध रक्त बहता है। तो हमसे पेपर में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मान लो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? धमनी होती है। क्या होती है? महाधमनी। महाधमनी यानी इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? एओर्टा। तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी एओर्टा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। और कब की थी, 1902 में की थी। 1902 में रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे, कॉर्ल लैंडस्टीनर। अब देखो रक्त समूह की खोज किसके आधार पे की गई थी, तो आरबीसी में पाए जाने वाली एंटीजन के आधार पर। कि ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी उसका आधार किसे माना गया था, आरबीसी में पाई जाने वाली एंटीजन को माना गया था। एंटीजन एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए होती है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी होती है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों ही होती है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिस व्यक्ति के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होती उसका ब्लड ग्रुप क्या माना गया, ओ माना गया है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है 4 प्रकार का, ए, इसके अलावा बी, इसके अलावा ए बी, और कौन सा होता है, ओ। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। खोज करने वाले कौन थे, कॉर्ल लैंडस्टीनर। कब की थी, 1902 में की थी। किसके आधार पे की थी, आरबीसी में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। अब देखो बात करते हैं आयरन की, कि हीमोग्लोबिन में आयरन जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होती है वो फेरस यानी Fe2+ के रूप में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होती है, फेरस यानी Fe2+ के रूप में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, आयरन, और किस रूप में होती है, Fe2+ के रूप में होती है। अब देखो अपने बात करते हैं पहले ऑप्शन की, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस में मिलती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसकी मुख्य धातु है, किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। फिर अपने बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम धातु है ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है भाई, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम धातु। ये कैल्शियम अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलती है, हड्डियों में मिलती है। फिर बात करते हैं कोबाल्ट की, कि कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। तो विटामिन B12 की धातु कौन सी होती है, कोबाल्ट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण अपने यकृत में होता है, लीवर में होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो आरबीसी को रंग प्रदान करती है और गैसों का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन की धातु कौन सी होती है, आयरन। और आयरन किस रूप में होती है, फेरस Fe2+ के रूप में होती है। जबकि मैग्नीशियम किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाई जाती है। कैल्शियम मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। और कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी। तो हमसे पूछा गया है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन जीवित रहती है दोस्तों आरबीसी, 120 दिन जीवित रहती है आरबीसी। 120 दिन पूरे होने के बाद आरबीसी कहाँ जाती है, लीवर में जाती है, यकृत में जाती है। यकृत क्या करता है, इस आरबीसी में से हीमोग्लोबिन को अलग कर देगा, और जो मृत आरबीसी है वो कहाँ चली जाएगी, फिर प्लीहा में चली जाएगी। प्लीहा क्या करता है, मृत आरबीसी का भक्षण करता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बुचड़खाना, आरबीसी का शमशान घाट और आरबीसी का भूत कहते हैं। और बनने के बाद आरबीसी का संग्रहण भी कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। तो प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 120 दिन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH कारक संबंधित है कि RH कारक का संबंध किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है लार, लार से RH कारक का संबंध नहीं होता। दूसरा है रक्त, तो रक्त से RH कारक का संबंध होता है कि RH कारक किस में पाई जाती है? अपने ब्लड में पाई जाती है। और क्या करती है ब्लड में RH कारक? तो RH कारक ब्लड में नेगेटिव पॉजिटिव का निर्धारण करेगी कि जिस व्यक्ति के ब्लड में RH कारक पाई जाती है उसका ब्लड पॉजिटिव, जिस व्यक्ति के ब्लड में RH कारक नहीं पाई जाती उसका ब्लड क्या होता है? नेगेटिव। तो दोस्तों बात करते हैं कि RH कारक की खोज करने वाले कौन थे। RH कारक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? RH फैक्टर, RH कारक, RH फैक्टर। तो दोस्तों अपने एक बात करें खोज की, तो किसने की थी इसकी खोज? इसकी खोज करने वाले थे कॉर्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने खोज की थी। कॉर्ल लैंडस्टीनर व किसने खोज की थी इसकी? वीनर ने खोज की थी। कब की थी? 1940 में। और किस में खोज की गई थी इस RH कारक की? तो RH कारक की खोज की गई थी मकाका रीसस बंदर में। किस में खोज की गई थी दोस्तों? मकाका रीसस बंदर में RH कारक की खोज की गई थी। उसी बंदर के नाम के आधार पर इसे क्या बोल दिया गया था? RH कारक, RH फैक्टर। और ये RH कारक जिस व्यक्ति के ब्लड में होता है उसका ब्लड क्या माना जाता है? पॉजिटिव। और जिस व्यक्ति के ब्लड में RH कारक नहीं पाया जाता उसका ब्लड क्या माना जाता है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो भारत में 93% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी 93% जो व्यक्ति हैं उनका ब्लड कैसा होता है? RH पॉजिटिव। और पूरे विश्व में केवल 7% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड कैसा होता है? RH नेगेटिव। तो RH कारक का संबंध किससे होता है? अपने ब्लड से होता है, रक्त से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने स्क्रीन पर, RH कारक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अपने अभी बात की थी कि RH कारक की खोज करने वाले कौन थे? कॉर्ल लैंडस्टीनर और वीनर। कब की गई थी? 1940 में RH कारक की खोज की गई थी। मकाका रीसस बंदर में इसकी खोज की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O। रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? कॉर्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1902 में की थी। किसके आधार पे की थी? RBC में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर की थी। तो देखो दोस्तों सबसे कम कौन सा पाया जाता है। बात करते हैं पहले अपने ए ऑप्शन की। तो ए ब्लड जो होता है वो 25% लोगों में मिलता है। यानी 25% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड कौन सा होता है? ए होता है। और बी ब्लड ग्रुप है ये लगभग 35% लोगों में पाया जाता है। यानी 35% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी होता है। और ओ ब्लड ग्रुप है ये 30% यानी 30% लोगों में पाया जाता है। और ए बी ब्लड है ये लगभग 10% लोगों के अंदर मिलता है। तो अपना प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ए बी होगा। कौन सा होगा? ए बी। और सर्वाधिक कौन सा होगा? सर्वाधिक होगा बी। यानी सबसे अधिक सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है ब्लड ग्रुप? तो सर्वाधिक ब्लड ग्रुप पाया जाता है कौन सा? बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है सर्वाधिक। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है? ए बी पाया जाता है। अब दोस्तों अगर इनका क्रम पूछे तो क्रम क्या बताएंगे हम? सबसे पहले बी, इसके बाद में ओ, इसके बाद में ए, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पर, मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने वाला मुख्य अंग है। यानी लौह को इकट्ठा करने वाला मुख्य अंग मनुष्य के अंदर किसे माना गया है? अब दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि लौह को इकट्ठा करने वाला मुख्य अंग। अब लौह मतलब आयरन, लौह का मतलब यहाँ पे है आयरन। और दोस्तों आयरन कहाँ पाया जाता है? आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन किस में मिलती है? हीमोग्लोबिन मिलती है आरबीसी में। तो अपना मुख्य जो क्वेश्चन है वो ये है कि आरबीसी का संग्रहण कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ स्टोर होती है? तो आरबीसी कहाँ स्टोर होगी दोस्तों? आरबीसी प्लीहा में स्टोर होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। यानी प्लीहा आरबीसी का संग्रहण करता है, आरबीसी का भंडारण करता है,
इस कारण प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। और अपने प्रश्न में ये आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। लौह मतलब आयरन। आयरन किस में होती है? हीमोग्लोबिन में होती है। और हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? आरबीसी में। और आरबीसी का भंडारण किस में होता है? प्लीहा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा रुधिर है वो हम किसको डोनेट नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है कि बी ग्रुप से ए बी ग्रुप को, यानी बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो ग्राही का मतलब ये सबसे ब्लड ग्रहण करता है। तो बी रक्त समूह ए बी को डोनेट हो सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है बी ग्रुप से ए ग्रुप को। तो बी ग्रुप से ए ग्रुप को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ अपना सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ग्रुप से ए ग्रुप को। नेक्स्ट देखो, ओ ग्रुप से बी ग्रुप को, तो ओ वाला ब्लड सबको दे सकता है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को, तो ए ग्रुप वाला ए बी को भी ब्लड दे सकता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ग्रुप से ए ग्रुप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो क्या कर सकता है? देखो, ए बी ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ए बी वाला सार्वत्रिक ग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दान कर सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये नहीं है। दूसरा है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? नहीं कहा जाता। सार्वभौमिक रक्तदाता किसको कहते हैं? सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं ओ को। ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। और ओ में ही बात करें तो कौन सा दे सकते हैं अपने? ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव क्या होता है? सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। फिर देखो, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ए बी वर्ग वाला किसी से भी रक्त ले सकता है। तो ए बी को हम क्या कहते हैं? ए बी को कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यानी सार्वत्रिक ग्राही किसे माना गया है? ए बी को माना गया है, यानी ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है। तो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। डी ऑप्शन है, न तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही सार्वभौमिक दाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ए बी को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच कारक का संबंध है। प्रश्न सेम है, इससे पहले प्रश्न ये आ चुका था, लेकिन ऑप्शन चेंज है इसके। दोनों ही प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं ये। तो आर एच कारक का संबंध है प्रतिरक्षा प्रणाली से। तो प्रतिरक्षा प्रणाली से आर एच कारक का संबंध नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंध किसका है? डब्ल्यूबीसी का। किसका संबंध है? डब्ल्यूबीसी का संबंध है। और प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा से भी नहीं है। प्लाज्मा अपने रक्त का एक भाग है। और ब्लड का कितना भाग बनाती है प्लाज्मा? तो प्लाज्मा बनाती है दोस्तों 55%। 55% भाग किससे मिलकर बना होता है ब्लड का? प्लाज्मा से। नेक्स्ट है बंदर से। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, बंदर से। और कौन से बंदर से है? तो अभी अपने बात की थी मकाका रीसस बंदर से। तो कौन से बंदर से है? मकाका रीसस बंदर से। तो आर एच कारक की खोज किसमें की गई थी? मकाका रीसस बंदर में की गई थी। और किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, 1940 में की थी। तो आर एच कारक का संबंध किससे है? बंदर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी की कमी। तो आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है दोस्तों? आरबीसी की कमी होना कहलाता है एनीमिया। क्या कहलाता है? एनीमिया। यानी आरबीसी की कमी होना कहलाएगा एनीमिया। अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। यानी आरबीसी की मात्रा बढ़ना पॉलीसाइथेमिया, और आरबीसी की मात्रा में कमी होना एनीमिया। अब बात करते हैं अपने दोस्तों एनीमिया की। तो एनीमिया कितने प्रकार की होती है? तो एनीमिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की मानी गई है। एनीमिया कितने प्रकार की मानी गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है सामान्य एनीमिया।
एक तो कौन सी होती है, सामान्य एनीमिया। अब सामान्य एनीमिया का मतलब कि इसमें क्या होता है, खून की कमी होती है, या कह सकते हैं आरबीसी की कमी होती है, या कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या कह सकते हैं आयरन की कमी होती है। और दूसरी होती है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, मेगा दूसरी होती है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया ये किस कारण होती है दोस्तों, तो ये विटामिन B6 व B9 की कमी से। तो विटामिन B6 व B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, और नंबर 3 पर कौन सी होती है, तो नंबर 3 पर होती है दोस्तों परनीसियस एनीमिया। नंबर 3 पर कौन सी मानी जाती है, परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो इसमें कमी होती है विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन B12 की कमी से होगा दोस्तों परनीसियस एनीमिया। और 4 नंबर पर कौन सी होती है, थैलेसेमिया, थैलेसीमिया। और 5 नंबर पर होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों एनीमिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों आनुवांशिक रोग माने जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और दोस्तों सिकल सेल एनीमिया होते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति आजीवन मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, आजीवन मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी। तो किस रोग से ग्रसित व्यक्ति आजीवन मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति। तो अपना प्रश्न था कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा गया है, तो ओम नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है। और दोस्तों AB पॉजिटिव इसको कहते हैं सार्वभौमिक ग्राही। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, सार्वभौमिक ग्राही। यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे माना गया है, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर माना गया है AB पॉजिटिव को। तो अपने प्रश्न में पूछा गया है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो O नेगेटिव को कहते हैं सार्वभौमिक दाता। ये LDC में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पिता RH सहित यानी RH पॉजिटिव और माता RH हीन यानी RH नेगेटिव, तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। यानी जब पिता RH पॉजिटिव माता RH नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में प्रथम संतान को छोड़ के बाकी सभी संतानों की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। तो किस रोग से होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रोग से होती है। अब देखो दोस्तों, इससे बचाव के लिए क्या होता है, इससे बचाव के लिए प्रथम संतान के जन्म के 72 घंटों के भीतर माता को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, RH0, या इसे एंटी डी इंजेक्शन भी कहते हैं, एंटी डी इंजेक्शन, या इसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, रहोगाम प्रतिरक्षी, या इसे रहोगाम प्रतिरक्षी कहते हैं। तो ये माता को प्रथम संतान के जन्म के 72 घंटों के भीतर लगाया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं कि माँ के रक्त में RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, उसके एंटीबॉडी बनने की क्रिया को रोक देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रहोगाम प्रतिरक्षी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में सकंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि अपने ब्लड के अंदर कृत्रिम
सकंदरोधी या अपने बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एंटीकोंगुलेंट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों किसका इस्तेमाल करेंगे हम? सोडियम सिट्रेट का। किसका करेंगे इस्तेमाल? सोडियम सिट्रेट का। सोडियम सिट्रेट क्या करेगा? रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोक देगा, थक्का बढ़ने से क्या करेगा? रोक देगा। और दोस्तों प्राकृतिक सकंदरोधी कौन सा होता है? तो वो हिपेरिन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पर, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में यानी एक व्यक्ति की आरबीसी में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी? कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके ब्लड में दोनों ही एंटीजन ए और बी है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और जब दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई एंटीबॉडी नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो रक्त समूह का निर्धारण है वो आरबीसी में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर हुआ था। एंटीजन दोस्तों कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए होती है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी होती है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों ही होती है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिस व्यक्ति के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होती उसका ब्लड ग्रुप क्या माना जाता है? ओ माना जाता है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी, बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए, और ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों ही मिलती है ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें एक तरफ यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला जो यंत्र है वो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यानी इसको हम क्या कहते हैं? EEG। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो EEG किसके लिए करवाई जाती है दोस्तों? तो मस्तिष्क से संबंधित रोगों के निदान के लिए क्या करवाई जाती है? EEG। दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी इसे कहते हैं ECG। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? ECG। तो ECG किस लिए करवाई जाती है? हृदय से संबंधित रोगों के निदान के लिए क्या करवाई जाती है? ECG। नेक्स्ट है सफिग्मोमैनोमीटर। तो सफिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप या रक्तदाब यानी बीपी का मापन करता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक नंबर में 2 है और इसके अलावा इसमें 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो EEG मस्तिष्क से संबंधित रोगों के निदान के लिए। ECG की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज की थी इन्थोवन ने। और ECG जो है वो हृदय से संबंधित रोगों के निदान के लिए करवाई जाती है। और सफिग्मोमैनोमीटर की खोज की थी रीवा व रोकी ने। और सफिग्मोमैनोमीटर है ये रक्तचाप यानी बीपी के मापन के लिए किया जाता है। और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को सुनना, हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट का मापन किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से। और इसकी खोज किसने की थी? रेनी लेनेक ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में धातु मिलती है दोस्तों आयरन। कौन सी धातु मिलती है? आयरन। किस रूप में पाई जाती है हीमोग्लोबिन में आयरन? तो हीमोग्लोबिन में आयरन मिलती है दोस्तों फेरस, यानी Fe2+ के रूप में पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों? गैसों का परिवहन करेगा, और आरबीसी को लाल रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कपाट होते हैं? तो दोस्तों मानव के हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4 कपाट होते हैं। कितने होते हैं? 4 कपाट। इस 4 कपाटों में 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निल्य। तो मनुष्य के हृदय में 4 कपाट 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निल्य। फिर देखो 3 कपाट किसके हृदय में होते हैं दोस्तों? तो जो उभयचर होते हैं एम्फीबिया यानी उभयचर
उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसमें मुख्य रूप से किसको करते हैं शामिल? मेंढक को। तो इसके हृदय में दोस्तों 3 कोष्ठ होते हैं। और 2 कोष्ठ किसके हृदय में होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। इसमें एक होता है आलिंद और एक होता है निल्य। और मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, इसमें 2 होते हैं आलिंद और एक होता है निल्य। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की MCQ सीरीज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।